हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में अपना चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। यस भैया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं आज आप लोगों को एनपीओ के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा जो चैप्टर स्पेसिफिक है। क्या आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम फॉर सम टाइप ऑफ एनपीओस जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करते हैं। एंड आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होता है सब्सक्रिप्शन का। इस साल का मे बी बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट मिसिंग हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा तो आप वो निकाल लोगे। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट दे देगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल लोगे। एज द केस में भी आपका विजन क्लियर होना चाहिए। क्या विजन? कि मुझे इस साल की सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालनी है। बच्चों ये बताओ, मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली कॉमन सेंस ज्यादा बेटर अप्रोच थी सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालने के लिए एज कंपेयर टू अकाउंट बनाना। कॉमन सेंस लगा के जो आप निकाल पा रहे थे वो ज़्यादा बेटर वे में जा रहा था टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट डोनेशन। डोनेशन इट इज अ गिफ्ट इन कैश और काइंड फ्रॉम सम पर्सन, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन जो है वो भी एनपीओ की इनकम होती है। आपने जनरली सुना होगा, आप टेम्पल वगैरह में जाते हो, मॉस्क जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, तो वहां पर बच्चों डोनेशन का सिस्टम है। या तो सेवा कर सकते हो आप, या तो डोनेशन कर सकते हो। करेक्ट। आप अपनी इच्छा शक्ति से, अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे डोनेट कर सकते हो, उससे चैरिटी होती है, लोगों को खाना खिलाया जाता है फ्री में, ये सब चीजें होती है। और अगर और अगर आप नहीं पैसे दे सकते, आप सेवा कर लेते हो। डोनेशन बच्चों एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का सोर्स होता है। बोलो हाँ। डोनेशन डोनेशन एनपीओ के लिए एक इनकम का सोर्स होता है, वो भी एक इनकम ही होती है। अब बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, डोनेशन ना आपको दो तरीके से मिल सकती है। किसी भी एनपीओ वालों को दो तरीके से डोनेशन मिल सकती है। यहाँ पर एक डोनेशन हो सकती है बच्चों, ये बताओ, अगर आप कभी गए होगे कहीं पर भी, किसी भी रिलीजियस प्लेस में गए होगे, तो वहां पर आपने देखा होगा एक दान पेटी होती है। वहां पर जस्ट सिंपली आप पैसे डाल देते हो, दैट्स इट। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, वट एवर अमाउंट इट इज। ठीक है, आप बस वहां पर पैसे डाल देते हो। फटाफट से बताओ, क्या आपने कभी ऐसा किया है? बोलो यस। तो वहां पर एक बॉक्स होता है बच्चों, सिंपली एक बॉक्स होता है, देयर इज अ बॉक्स। उस बॉक्स में आप पैसे डाल देते हो, दैट्स इट, यू आर डन। मुझे एक बात बताओ, जब आप डोनेशन करने गए, तो ये जो आपने डोनेशन की, क्या आपने अपने 100 रुपए के नोट में लिख दिया है कि ये डोनेशन को गरीबों को खाना खिलाने के लिए यूज करना, और फिर वो 100 रुपए का नोट डाले थे क्या? फटाफट से बताओ बच्चों, क्या आपने उस 100 रुपए के नोट में लिख दिया था कि ये जो मैं 100 रुपए का डोनेशन इस डब्बे में डाल रहा हूं, ये 100 रुपए का नोट गरीबों को खाना खिलाने के लिए यूज होगा? नहीं, आपने सिंपली डाल दिया, बस दैट्स इट। आपका मन किया, आपने डाल दिया, ओके, बात खत्म। आपने एनपीओ वालों को कुछ बताया नहीं, आपने टेम्पल वालों को कोई गाइडेंस नहीं दी कि ये 100 रुपए मैं दे रहा हूं, इसको यहां यूज करना, कोई गाइडेंस नहीं दी बच्चों आपने। तो इसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। क्या बोलते हैं इसको? फटाफट से बताओ, क्या बोलते हैं इसको? जनरल डोनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? जनरल डोनेशन। ऐसा डोनेशन जो कि जनरली मिल जाता है, कोई पर्पस नहीं है। जो मंदिर की दान पेटी में आपको डोनेशन मिलता है वो होता है जनरल डोनेशन। तो भैया और भी किसी टाइप का डोनेशन होता है क्या? हाँ, होता है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, आपने देखा होगा या सुना होगा, आपके एरिया में अगर कोई नेताजी आते हैं, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई वो कराया गया है, प्रोग्राम कराया गया, वहां पर चीफ गेस्ट की तरह उनको बुलाया जाता है। जैसे मेरे घर के पास में बच्चों, मेरे घर के पास में काली बाड़ी है, वहां दुर्गा माता बैठती है हर साल। तो वहां एक बार एक पॉलिटिशियन को बुलाया गया था। ठीक है, वहां एक बार एक पॉलिटिशियन को बुलाया गया था। ऐसी प्रोग्राम था शाम के टाइम, वो सप्तमी अष्टमी नवमी में, तुमको पता होगा, जो लोग कोलकाता में रहते हैं उनको पता होगा, सप्तमी अष्टमी नवमी में मस्त प्रोग्राम चलता है जब दुर्गा माता बैठती है। तो ऐसे ही कुछ कल्चरल प्रोग्राम था, है ना? तो वहां उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। अब वो जब आए थे, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया क्या, कि मैं अपने तरफ से
काली बाड़ी दुर्गा उत्सव समिति के लिए ऐलान करता हूँ कि मैं इस काली बाड़ी एरिया में शेल्टर लगवाऊँगा। शेल्टर पता है ना तुमको? ऊपर टीने का या ग्रीन कलर का शेल्टर लगता है, देखा है तुमने? प्लास्टिक का शेल्टर होता है या टीने का शेल्टर लगता है, ऐसे लंबी-लंबी रॉड्स होती है, उसके ऊपर ऐसे शेल्टर लगा देते हैं। इससे बस क्या होता है, तुम धूप से बच सकते हो। तुम धूप से बच सकते हो, ओके? और प्लस अगर कोई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम है तो तुमको पंडाल लगवाना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बच्चों ये बात अनाउंस कर दी, है ना? और मान लो इसको लगवाने के लिए हालाँकि आज तक लग नहीं पाया, ओके? बट मान लो कि अगर इसको लगवाने के लिए शेल्टर को लगवाने के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन मिल जाता। 1 लाख रुपए का डोनेशन वो पॉलिटिशियन कालीबाड़ी दुर्गा उत्सव समिति को 1 लाख रुपए का डोनेशन दे देते। तो मुझे एक बात बताओ क्लियरली कि ये जो 1 लाख रुपए आपको मिला है, क्या ये 1 लाख रुपए विथ पर्पस मिला है? शेल्टर लगवाने के लिए यूज़ करना है? फटाफट से बताओ बच्चों। क्या ये 1 लाख रुपए जो मिला है, क्या ये पर्पस के साथ मिला है? बोलो। यस भैया यस। इस 1 लाख के डोनेशन के साथ एक पर्पस था। क्या पर्पस था? शेल्टर। शेल्टर लगवाना है। बच्चों आजकल गर्मी बहुत जल्दी आ गई। फटाफट से बताओ। ग्लोबल वार्मिंग इज एट इट्स पीक, पॉल्यूशन इज एट इट्स पीक, रेनफॉल होती नहीं आजकल ज़्यादा, है ना? तो गर्मी जल्दी आ गई बच्चों, ठंड चली गई और गर्मी इस बार जल्दी आ गई है। तो मुझे फटाफट से बताओ इस गर्मी को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति है जो कि एक एनजीओ को या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जाके 1 लाख रुपए का डोनेशन दे, ओके? ठीक है? 1 लाख रुपए का डोनेशन दे और बोले कि इससे तुम गर्मियों में लोगों को वाटर कूलर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सिटी के कुछ प्राइम लोकेशंस जहां पर लोगों का फुटफॉल ज्यादा होता है, वहां पर बिकॉज ऑफ गर्मी उनको प्यास लगेगी, तो तुम वाटर कूलर्स इंस्टॉल करवा दो। वाटर कूलर्स इंस्टॉल करवा दो। तो फटाफट से बताओ बच्चों 1 लाख का डोनेशन दिया गया है, क्या इट इज वेरी स्पेसिफिक यूज्ड फॉर वाटर कूलर? कम ऑन एवरीवन टेल मी। 1 लाख का जो डोनेशन अब दिया गया है, बोला जा रहा है वाटर कूलर लगवा देना इससे। क्या लगवा देना? वाटर कूलर, ताकि गर्मी में लोगों का जहां पर फुटफॉल ज्यादा होता है वहां पर के लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। तो बच्चों इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, जिस डोनेशन के साथ कोई पर्पस बताया जाता है कि इस पैसे को इसी चीज के लिए यूज करना है। ये होता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन, ओके? तो फटाफट से देखो इधर बच्चों, स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन, इट इज रिसीव्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, इट इज नॉट रिसीव फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। क्लियर है बात सबको? हाँ रोहित, यस वही करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट टेक्निकल टीम टुमारो, बोलना मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है तो क्या दिक्कत है, तो वो बता देंगे, बाकी एक बार ऐसे भी ट्राई करो। तो बच्चों अगर कोई पर्पस के साथ डोनेशन मिले स्पेसिफिक डोनेशन, अगर विदाउट पर्पस मिले जनरल डोनेशन। मेरे को सिंपली एक बात बता दो, मेरे को एक बात बता दो, एकदम सिंपल बात ना। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया था, बोला था वाटर कूलर लगवा दो, अगर तुम वाटर कूलर नहीं लगवाते हो, मैं देख रहा हूँ जाके सिटी के उन लोकेशंस पे, जिन लोकेशंस पे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि वाटर कूलर लगवा दीजिएगा, लोगों का भला होगा, मैं जाके देख रहा हूँ वाटर कूलर लगा ही नहीं है। फटाफट से बताओ उस एनपीओ के पास जाके 1 लाख रुपए वापस लेके आऊंगा कि नहीं लेके आऊंगा? बता दो सारे बच्चे, बता दो। क्या उस एनपीओ के पास जाके अपना 1 लाख रुपए वापस लेके नहीं आऊंगा? किसी और एनपीओ को दे दूंगा, क्योंकि इन्होंने वो काम नहीं किया जो बोला गया था, क्योंकि इन्होंने वो काम किया नहीं जो बोला गया था करने के लिए, जो बोला गया था करने के लिए। स्पेसिफिकली बोला गया था कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वाटर कूलर लगवाना है, उन्होंने नहीं लगवाया। तो क्या बच्चों सिंपल सिंपल, क्या मेरी बातें सुन के तुमको ऐसा साउंड नहीं किया कि एनपीओ के लिए ये एक लायबिलिटी है स्पेसिफिक डोनेशन? तब तक जब तक आप वो काम करवा नहीं देते जिसके लिए आपको पैसा दिया गया था। कम ऑन एवरीवन, मेरी बातें सुन के एक बोझ नहीं लगा, एक बर्डन, कि ये एनपीओ के लिए तब तक लायबिलिटी बन के बैठेगा जब तक आप वो काम करवा नहीं देते जिस काम के लिए आपको पैसे दिए गए हैं। जब तक आप वो काम करवा नहीं देते जिसके लिए आपको पैसे दिए गए हैं, तब तक आपके लिए एक लायबिलिटी है। जिस दिन आप काम करवा लोगे इसको लायबिलिटी से हटा देना।
जिस दिन आप ये काम करवा लोगे, उस दिन आप इसको लायबिलिटी से हटा देना। बट जब तक काम हो नहीं जाता तब तक आपके लिए लायबिलिटी एक बोझ है, क्योंकि आपको एक टास्क दिया गया है। 1 लाख रुपए के साथ में आपको एक काम करने को बोला गया है। वो काम अगर आप नहीं करोगे, पैसा वापस ले लिया जाएगा। तो बच्चों, स्पेसिफिक डोनेशन कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरह आप शो नहीं करोगे। स्पेसिफिक डोनेशन को आप कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरह आप शो नहीं कर सकते। ओके, इट शुड बी कैपिटलाइज एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चुपचाप लायबिलिटी साइड शो कर देना। बैलेंस शीट में चुपचाप लायबिलिटी की साइड शो कर देना। और जब काम हो जाएगा तो स्पेसिफिक डोनेशन का पैसा निकाल के जो आप लायबिलिटी में दिखाए हो, जनरल कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देना, कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। क्या होता है बताऊंगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से बैलेंस शीट बनेगी तब बताऊंगा। जब आपका काम हो जाए, स्पेसिफिक डोनेशन से पैसा निकाल लेना। ठीक है, लायबिलिटी जो दिखा के रखे हो ना, वो हटा देना लायबिलिटी जब आपका काम हो जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन नाम की जो लायबिलिटी दिखाए हो, उसको हटा देना जब काम हो जाएगा। ओके बच्चों, लेकिन जनरल डोनेशन यही 10, 20, 100, 50, जनरल डोनेशन जो विदाउट एनी पर्पस मिलता है, ये तो सीधा सीधा आपकी इनकम है। आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप जैसे चाहो वैसे यूज करो आप इसको। ठीक है, आपके पास फुल लिबर्टी है, आप इसको तो जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। तो आप इसको क्रेडिट साइड में दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। क्या ये बात क्लियर है सबको? आप इसको क्रेडिट साइड में शो करोगे ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जनरल डोनेशन को। ठीक है, ओके, बोलो क्या डोनेशंस क्लियर है सबको? स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस भैया। अब बच्चों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, 99% चीजें वही सेम है बैलेंस शीट वाली। वही एसेट्स आएगा सारे एसेट साइड में, वही लायबिलिटीज आपकी सारी लायबिलिटी साइड में आएगी। ओनली वन थिंग विच इज डिफरेंट इज, एनपीओ के अंदर बच्चों दो टाइप का फंड होता है आपका। जैसे आपको जनरल और स्पेसिफिक डोनेशन मैंने बताया ना, तो वैसे ही बच्चों आपका एक कैपिटल फंड हो जाता है लायबिलिटी साइड में। जनरल फंड जिसको आप बोल सकते हो, कैपिटल भी बोल सकते हो, जनरल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिकली कैपिटल है एनपीओ का। ओके, और एक तुम्हारा स्पेसिफिक फंड होता है, एक तुम्हारा स्पेसिफिक फंड होता है। अब स्पेसिफिक फंड बच्चों कई सारे टाइप के हो सकते हैं। स्पेसिफिक फंड फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक फंड फॉर वाटर कूलर, स्पेसिफिक फंड फॉर फूड, स्पेसिफिक फंड फॉर समथिंग एल्स। मल्टीपल स्पेसिफिक फंड हो सकते हैं जैसे जैसे आपका। अब पहले एक चीज को सुनो, स्पेसिफिक फंड बच्चों बेसिकली आपका एक मटका है। उस मटके के अंदर पैसे हैं। कौन से पैसे? जो आपको स्पेसिफिक फंड के नाम पर, डोनेशन के नाम पर मिले हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? स्पेसिफिक फंड एक मटका है, उस मटके के अंदर पैसे हैं। किस चीज के पैसे हैं? किस चीज के पैसे हैं? प्रिंसी बेटा आज ही अपलोड हो जाएगा। किस चीज के पैसे हैं? जो आपको स्पेसिफिक फंड से मिले हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुमने वाटर कूलर लगवाना स्टार्ट कर दिया, वाटर कूलर वाले को पेमेंट करनी है। बोलो पैसा कहां से निकाल के पेमेंट करूंगा? फटाफट से बताओ, ये पैसा मैं पेमेंट कहां से निकाल के करूंगा? यस, स्पेसिफिक फंड से निकाल के करूंगा। बच्चों ये पैसा मैंने वाटर कूलर के लिए रखा हुआ है ना, फटाफट से बताओ, ये पैसा मैंने वाटर कूलर के लिए रखा हुआ है। तो जैसे जैसे वाटर कूलर लगते जाएगा, और वाटर कूलर जो मैं कंपनी का खरीद रहा हूँ, उस कंपनी को मुझे पेमेंट करना है, तो मैं इसी में से तो निकाल के पेमेंट करूंगा ना वाटर कूलर के लिए। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ। कि मैं जनरल फंड से निकाल के करूंगा? फटाफट से बताओ। मेरे पास दो फंड है, मेरे पास दो बैंक अकाउंट है बच्चों। एक एक स्पेसिफिक फंड का बैंक अकाउंट है, एक जनरल फंड का बैंक अकाउंट है। मेरे पास दो बैंक अकाउंट है, एक स्पेसिफिक फंड का बैंक अकाउंट है, एक जनरल फंड का बैंक अकाउंट है। कौन से बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी? स्पेसिफिक फंड वाले से। कौन से बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी? स्पेसिफिक फंड के लिए जो बैंक अकाउंट बनाया गया है, उस बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो पैसा, वो पर्पस के लिए आपको स्पेसिफिक फंड में पैसे रखे हुए हैं।
वाटर कूलर के लिए, तो वहीं से यूज़ करोगे। और एक चीज़ बच्चों, मान लो मेरे को 1 लाख रुपए तो मिला था। कितना रुपए मिला था? 1 लाख रुपए मिला था। अभी मैंने 20,000 का वाटर कूलर लगवा दिया है। अभी भी 80,000 रुपए का वाटर कूलर लगना बाकी है। ठीक है? अभी ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, कुछ टाइम लगेगा वाटर कूलर को आने में, फिर आएगा, इंस्टॉल होगा। तब तक बच्चों ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है और इस पैसे में बच्चों मेरे को मान लो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। अब मेरे से ये मत पूछना कि भैया ऐसा कौन-सा बैंक अकाउंट है जिसमें 80,000 रुपए रखने से 5,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें भी बताओ। हम भी 80,000 रुपए रख देंगे, 5,000 रुपए हमको पॉकेट मनी मिलते रहेगी हर महीने। ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, मैं अज़्यूम करने बोल रहा हूँ कि तुमको 5,000 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम हो गई। ये 80,000 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था, 5,000 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम हो गई। अब बताओ ये 5,000 की इंटरेस्ट की इनकम स्पेसिफिक फंड में जानी चाहिए कि जनरल फंड में जानी चाहिए? स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करने से आपको कुछ इनकम हो गई। स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करने से आपको कुछ इनकम हो गई। तो ये स्पेसिफिक फंड में जाना चाहिए या जनरल फंड में जाना चाहिए? बताओ, बताओ। ओके। तो यहाँ पर बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश हुआ है। कुछ बच्चे स्पेसिफिक बोल रहे हैं, कुछ बच्चे जनरल बोल रहे हैं। बच्चों मैं बताता हूँ, स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करके अगर आपको कोई टेम्परेरी इनकम हो रही है, तो वो स्पेसिफिक फंड में ही ऐड होगी। बच्चों जब स्पेसिफिक फंड अपनी खुद की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं बना पाया, तो इससे जो इनकम कमाओगे वो कैसे अपनी जगह बना सकती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? आ रही बात समझ में? तो स्पेसिफिक फंड से अगर आपको कोई इनकम होती है, स्पेसिफिक फंड को लगाकर अगर आपको कोई इनकम हो जाती है टेम्पररी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए अगर ये यूज़ नहीं हो रहा था, आपने इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से आपको कोई इनकम हो गई, तो वो इनकम स्पेसिफिक फंड में ही आके ऐड हो जाती है। ठीक है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। तो स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करने से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, तो वो स्पेसिफिक फंड में ही आके ऐड हो जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? एब्सोल्युटली यस और नो? ये तो बच्चों आपका कैपिटल अकाउंट ही है। ये तो आपका कैपिटल अकाउंट ही है जैसा होता है। ये स्पेसिफिक फंड इज समथिंग जो मुझे आपको बताना था एंड दैट इज डिफरेंट इन एनपीओ एज कंपेयर टू फाइनल अकाउंट्स जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा है। ठीक है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग यहाँ पर होती है। जनरल फंड कैपिटल का काम करता है, स्पेसिफिक फंड एक लायबिलिटी होती है। ओके, ठीक है, डन। तो ये मुझे आपको एक बात बतानी थी यहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर जो कुछ अलग होगा। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एंट्रेंस फीस। इट मे ऑल्सो बी नोन एज एडमिशन फीस। As per AS9, entrance fee should be capitalized added to capital fund for all organization. If the question gives any specific treatment of entrance fees, then it should be followed accordingly. तो बच्चों एंट्रेंस फीस मतलब एडमिशन फीस। आप स्कूल में जाते हो, एडमिशन कराते हो, तो उस टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट देना पड़ता है, बोलो हाँ। मंथली फीस अलग होती है स्कूल की, मंथली फीस स्कूल की अलग होती है, लेकिन जब आप स्कूल में पहली बार जाते हो तो एडमिशन फीस देना पड़ता है। कुछ स्कूल तो बच्चों ऐसे हैं जो हर साल एडमिशन फीस लेते हैं, कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जो हर साल बच्चों से एडमिशन फीस लेते हैं। तो वो जो एडमिशन फीस या फिर जिसको आप एंट्रेंस फीस बोल सकते हो, उसको भी आपको कैपिटलाइज करना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है ये सीधा बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है? ये सीधा बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है। ओके? इसको भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते। हालाँकि कुछ-कुछ क्वेश्चन में अगर इंस्टीट्यूट आपको बोले कि एंट्रेंस फीस को आपको रेवेन्यू की तरह ट्रीट करना है, रेवेन्यू की तरह ट्रीट करना है, तो उस केस में आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हो। तो वही बात यहाँ लिखी है, इफ द क्वेश्चन गिव्स एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस, देन यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली। ठीक है? तो आपको जैसे मान लो क्वेश्चन ने कहा कि एंट्रेंस फीस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दो, तो दिखा देना। अगर नहीं बोले बच्चों, साइलेंट केसेस में, जब आपके क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस लिखा हुआ है बट कोई ट्रीटमेंट नहीं बता रहा है, तो आपको उसको कैपिटलाइज करना है, और कैपिटलाइज का मतलब सीधा आपको कैपिटल में जाके ऐड करना है बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में मत दिखाना। क्या ये बात सबको क्लियर है?
एंट्रेंस फीस इनकम में मत दिखाना जब तक क्वेश्चन बोले ना। सीधा जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देना। ओके, बोलो। यस। अब बच्चों ऐसा ही एक सेम चीज होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो, दोनों चीज सेम ही है, बस ये वाला टर्म जो है जनरली स्कूल्स के लिए यूज किया जाता है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह के लिए, और ये वाला टर्म जो है वो इसी स्पोर्ट्स क्लब वगैरह के लिए यूज किया जाता है, स्पोर्ट्स क्लब एंड ऑल, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट टर्म्स अलग है, बाकी मतलब एक ही है। क्यों कैपिटलाइज किया जाता है पता है? एंट्रेंस फीस को या एडमिशन फीस को कैपिटलाइज क्यों किया जाता है, इनकम क्यों नहीं दिखाया जाता है? बिकॉज बच्चों ये पूरे जीवन भर में सिर्फ एक बार पे की जाएगी। पूरे जीवन भर में ये एक ही बार पे करता है इंसान, एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस। पूरे 12 साल के स्कूल में अगर आप एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो तो एक ही बार फीस पे करनी पड़ती है आपको 15 साल के स्कूल में, और उसके बाद आप मंथली फीस पेमेंट करते हो। एडमिशन फीस जनरली एक ही बार पे की जाती है, हालांकि कुछ स्कूल लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन ने ये बोला है कि अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताए तो कर लेना। क्यों? क्योंकि कुछ स्कूल हर साल लेते हैं, तो उनके लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं है, उनके लिए ये रेगुलर है। तो इसलिए हो सकता है वो उसको इनकम की तरह शो करते हो, क्योंकि वो तो हर साल ले रहे हैं ना, तो हो सकता है कि वो इनकम की तरह शो कर रहे हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स पूरे जीवन में आपसे एक ही बार एडमिशन फीस लेते हैं, उसके बाद हर महीने आपकी जो स्कूल फीस होती है। तो इसीलिए बच्चों ये क्योंकि एक ही बार मिलने वाला है, रेकरिंग नेचर का नहीं है, इसलिए कैपिटल नेचर का आइटम बन जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरे जीवन में एक ही बार मिलना है, पूरे जीवन में बस एक ही बार एडमिशन फीस बच्चा पे करेगा। तो उस हिसाब से ये एक कैपिटल नेचर का आइटम बन गया, नॉन रेकरिंग नेचर का आइटम बन गया, नॉन रीऑकरिंग नेचर का आइटम बन गया ये। तो इसीलिए इसको कैपिटलाइज करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, सेम बच्चों लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको भी कैपिटलाइज करो, सेम लॉजिक, पूरे लाइफ में एक ही बार मिलेगा, तो लाइफ मेंबरशिप फीस पूरे लाइफ में एक ही बार मिलेगा, तो लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज कर दो। ठीक है। यस। ओके। हेलो निकिता। चलो देखो, एंडोमेंट फंड डोनेशन। एंडोमेंट फंड डोनेशन क्या होता है इधर देखो, इट इज अ डोनेशन रिसीव्ड एंड ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन इज टू बी यूज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। For example, CMA Institute receives certain prize fund donation with specified purpose that only income is to be used for giving prize. In such cases, income relating to specific fund should be added to these fund and the liability side of the balance sheet. All the expenses should be deducted from that point the liability side of the balance sheet. एक बार बस ये बताओ, एंडोमेंट फंड को पढ़कर किसी चीज की याद आई क्या जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है? एक बार एंडोमेंट फंड को पढ़ो और ये बताओ, एक बार एंडोमेंट फंड को पढ़ो और ये बताओ कि क्या इसको पढ़ के किसी चीज की याद आ रही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है? यस, स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड, तो बच्चों एंडोमेंट फंड इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक फंड। एंडोमेंट फंड कुछ नहीं है, स्पेसिफिक फंड का ही एक प्रकार है। तो क्वेश्चन आपसे बस वर्ड गेम खेल सकता है, स्पेसिफिक फंड की जगह एंडोमेंट फंड बोल देगा, आपको उसको स्पेसिफिक फंड ही मानना है। देखो वही लिखा है कि सीएमए इंस्टीट्यूट को प्राइज फंड मिला, स्पेसिफिक पर्पस है, तो ये वाली जो इनकम आपको मिली है प्राइज फंड देने के लिए, तो उस केस में इस इनकम को आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। ओके, इस इनकम को आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, वहां पर से अगर आपको इस फंड को इन्वेस्ट करने से कोई इनकम हो रही है तो इसी में ऐड करोगे, और अगर प्राइस से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो रहा है और एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये भी एक स्पेसिफिक फंड है। ओके, सौम्यदीप, एंडोमेंट फंड इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक फंड। ठीक है। ओके, तो एंडोमेंट फंड जो आपको मिलता है दैट इज ऑल्सो, बस वही है, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सो सॉरी, अपोलोजाइज, कम ऑन, दोनों का मतलब सेम था ना? तो सॉरी, फॉरगिव मी। यस, तो बस बोलने का तरीका अलग है। ओके,
बच्चों कैपिटल फंड मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी मतलब इसका बता दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंसर्न। जो एनपीओ के मालिक होते हैं, वो जो शुरू में पैसा लगाए होते हैं, वही होता है कैपिटल। सरप्लस एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर, अदर कैपिटलाइज आइटम लाइक एंट्रेंस फीस एक्सेट्रा इज ऑल्सो एज जनरल फंड। और बच्चों इसी कैपिटल फंड को जनरल फंड भी कहा जाता है। और आपको जैसे कि पता है कि साल भर में बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, उसको आप कैपिटल में ऐड करते हो। तो वैसे ही एनपीओ को साल भर में जो भी सरप्लस होता है, वो इसी कैपिटल फंड में आके ऐड हो जाता है। ठीक है? एनपीओ को साल भर में जो भी फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो इसी कैपिटल फंड में आके ऐड हो जाता है। ठीक है? बच्चों सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स, आपको मैंने बताया था पीरियोडिकल्स या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर को आप बेचोगे तो वो आप इनकम की तरह शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है? इनकम है, छोटा मोटा आइटम रहता है, ये 500 1000 रुपए का आइटम होता है छोटा मोटा, तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट, तो बच्चों ओल्ड फिक्स एसेट तो कैपिटल नेचर का आइटम है, लेकिन अगर इसको बेचने में आपको कोई फायदा या नुकसान हो जाए तो वो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। ठीक है? अगर आप ओल्ड फिक्स एसेट बेच रहे हो, फिक्स एसेट्स फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, व्हीकल, इनमें से अगर आप कोई आइटम बेच रहे हो और उसमें आपको कोई फायदा या नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हो। ठीक है? कोई प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो रहा है तो। फिर बच्चों एक कंबाइंड एक्सपेंसेस का अकाउंट। अब इधर देखो, कंबाइंड एक्सपेंसेस अकाउंट। मान लो बच्चों मैं सारे खर्चों को सिंपली बोलता हूं एक्सपेंसेस, मैं बायफरगेट नहीं करता। ये सैलरी है, ये रेंट है, ये वेजेस है, ये कमीशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सप्लाईज है। मैं किसी भी एक्सपेंस को बायफरगेट नहीं करता, मैं सिंपली बोलता हूँ खर्चे, एक्सपेंस। ओके? सौम्य दी वो मैं बताऊंगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के टाइप में। तो बच्चों मैं सिंपली इसको बोलता हूँ एक्सपेंसेस। वैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर स्पोर्ट्स क्लब इज कंज्यूमेबल्स, नॉट एसेट्स, नॉट फिक्स एसेट्स। ओके? कंज्यूमेबल्स होता है वो। ठीक है? तो बच्चों मैं इसको सिंपली बोलता हूँ एक्सपेंसेस। जितने भी मेरे खर्चे होते हैं, जितने भी मेरे खर्चे होते हैं, उसको मैं एक्सपेंस नाम से बोलता हूँ। ओके? तो अब बच्चों फटाफट से बताओ, अगर मेरे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? बोलो। लायबिलिटी है। तो ये बताओ, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है, करेक्ट? तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। क्या मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। नेक्स्ट, कुछ खर्चे जो मैंने पहले से पे कर दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मेरे लिए एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? बताओ। कुछ खर्चे जो मैंने पहले से पे कर दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मेरे लिए एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? एसेट होता है। तो बच्चों टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया। ओके? इसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस पेड फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस पेड फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू कैश, पर कैश की जगह लिख देता हूँ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि एनपीओ में कैश अकाउंट को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। ओके? ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये बताओ बच्चों, एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से साइड आना चाहिए? डेबिट साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड आना चाहिए? फटाफट से बताओ।
खर्चे जो होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं, क्रेडिट साइड आते हैं? डेबिट साइड आते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट साइड आते हैं आपके खर्चे, करेक्ट? यस। तो बच्चों ऑटोमेटिकली देखो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और यहां से क्रेडिट मतलब वहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आ गया। अब मुझे ये बताओ जो बच्चे बोल रहे हैं कि एक्सपेंसेस क्रेडिट होते हैं, क्या आपने बेसिक्स का वीडियो नहीं देखा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स? क्या आपने बेसिक्स के वो वीडियो नहीं देखे हैं जहां मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट्स के रूल सिखाए हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप क्रेडिट बोल भी कैसे सकते हो ये बताओ? दूर दूर तक क्रेडिट हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक ये क्रेडिट हो ही नहीं सकता। इनकम क्रेडिट होती है ना, इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं। ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर यहाँ क्रेडिट साइड आ रहा है, इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ। तो बच्चों ये आपका एक्सपेंसेस का अकाउंट है, एग्जैक्टली उल्टा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, ऑब्वियसली। ओके, एग्जैक्टली उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है किसका? सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक्सपेंस वर्ड दे दे, ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको सीधा सिर्फ एक्सपेंसेस बता दे, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतना है, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस इतना है, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस इतना है, एक्सपेंसेस पेड फॉर द ईयर इतना है। तो आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। आपको क्या निकालना पड़ेगा? एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, कि इस साल के खर्चे कितने हैं। तो वो आप ये अकाउंट बना के इजीली निकाल सकते हो। ओके, इजीली आप इसको निकाल सकते हो। तो फटाफट से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन बोल दे सैलरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, सैलरी पेड फॉर द ईयर। हो सकता है वेजेस के लिए यूज कर ले, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर ले, किसी के लिए भी यूज कर सकता है। तो आप ये अकाउंट बना के सीधा सैलरी फॉर द ईयर, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ईयर, वेजेस फॉर द ईयर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर निकालो बच्चों, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है। ओके, तो बच्चों अब देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड। प्रीपेड सैलरी एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। सैलरी पेड फॉर द ईयर 1,70,000, तो ये हो गया 1,75,000 प्लस 13,000 माइनस 10,500 माइनस 9,500, तो 1,68,000 इज योर आंसर। 1,68,000 इज योर आंसर। बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। प्रीपेड सैलरी आपका एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। सैलरी जो आपने पे की है ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी जो आपने पे की है ड्यूरिंग द ईयर, पेड 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 मतलब कैश की बात कर रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कर रहा है, वो है 1,70,000 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 1,68,000 बैलेंसिंग फिगर इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। यस,
ओके, चलो। तो ये बच्चों एक्सपेंसेस का था आपका। क्लियर हो गया है सबको? एक्सपेंसेस का काउंट। कुछ नहीं बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का उल्टा है बस। ठीक है? सब्सक्रिप्शन इनकम है और ये एक्सपेंस है। वही सारी चीज़ें आ रही है बाकी। ठीक है? नेक्स्ट है बच्चों कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स क्या होता है? समटाइम्स एनपीओ कंज्यूम some consumable items, example stationery, sports material, medicine, etc. Separate stock account is prepared for each consumable item to ascertain the amount of consumable item consumed during the year. Such amount is to be debited to income and expenditure account. तो बच्चों कंज्यूमेबल क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारा एक एनपीओ है जो कि हॉस्पिटल है, तो उनके लिए कंज्यूमेबल्स क्या होगा? मेडिसिन। फटाफट से बताओ, क्या हॉस्पिटल मेडिसिन को 1 साल से ज़्यादा रखता है क्या? क्या हॉस्पिटल मेडिसिन को 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखता है? नहीं, वो तो एक्सपायर हो जाएगा। वो तो एक्सपायर हो जाएगा, वो तो रेडी बेसिस पे यूज़ होता रहता है। इंजेक्शंस हो गए, ग्लव्स हो गया, ग्लव्स हो गया, कॉटन हो गया, बैंडेज हो गए, तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल के लिए कंज्यूमेबल्स है। कंज्यूमेबल्स मतलब जो कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूमेबल्स का मतलब जिसको आप कंज्यूम कर लेते हो। जैसे कि बच्चों एक लाइब्रेरी है एनपीओ, तो उनके लिए कंज्यूमेबल्स है स्टेशनरी। एक लाइब्रेरी एनपीओ है, हाँ करंट एसेट यस, तो उनके लिए कंज्यूमेबल्स है स्टेशनरी। एक स्पोर्ट्स क्लब है, उनके लिए कंज्यूमेबल्स है स्पोर्ट्स मटेरियल, जैसे कि बॉल हो गया, बैट हो गया। बोलो, उसका चार्जेस ले लिया जाता है, वही तो सब्सक्रिप्शन है, वही तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। सौम्यदीप, वही तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, उसका चार्जेस लिया जाता है ना। यस, तो बच्चों जैसे बॉल हो गई, बैट हो गई, ये सब क्या हो गया तुम्हारा? कंज्यूमेबल्स हो गया स्पोर्ट्स क्लब का, स्पोर्ट्स मटेरियल। गोल्फ बॉल हो गई, गोल्फ हो गया। हॉकी हो गई, हॉकी स्टिक हो गई, बैडमिंटन हो गया, शटल कॉक हो गई, टेनिस बॉल हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, टेबल टेनिस बॉल हो गया। तो ये सब क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि कंज्यूम किया जाता है स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा। तो बच्चों ये जो आपका पूरे साल के दौरान जितना आप कंज्यूमेबल्स आइटम को पूरे साल भर में यूज कर लेते हो, जितने रुपए के कंज्यूमेबल आइटम्स आप पूरे साल भर में यूज कर लेते हो, उसको पीएनएल अकाउंट में बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है, क्योंकि आपका वो पूरे साल भर में कंज्यूम हो गया। क्या ये बात क्लियर है? पूरे साल भर में जितने रुपए का आइटम आपका कंज्यूम हो गया, पूरे साल भर में जितने रुपए का आइटम आपका कंज्यूम हो गया, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करके दिखाते हैं। खर्च हो गया बेटा वो। स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाने में खर्चा हो गया। ठीक है? ओके, सेम ईयर जो कंज्यूम हो गया, स्टेशनरी कंज्यूम हो गया, आपका मेडिसिन कंज्यूम हो गया, तो ये सब आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं एनपीओ के। अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अपने मेंबर्स को मेडिसिन, अपने मेंबर्स को बॉल, बैट, टेनिस प्रोवाइड करने के लिए, अपने मेंबर्स को स्टेशनरी प्रोवाइड करने के लिए, ये खर्चा किया एनपीओ ने। तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हो। ओके। अब बच्चों कुछ केसेस में ये आइटम्स आपको इजीली क्वेश्चन में गिवन नहीं होते हैं, उस केस में आपको क्रेडिटर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। कुछ केसेस में आपको ये आइटम्स डायरेक्टली गिवन नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्रेडिटर और स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। इधर देखो कैसे, इधर देखो, मैं इसको एकदम सिंपली समझाऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, क्रेडिटर का मान लो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सारे बच्चे बताओ क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? फटाफट से बताओ, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके साथ बच्चों आपको एक और मसाला क्वेश्चन में दिया होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। इसकी एंट्री बोलो फटाफट से, मुझे इसकी एंट्री जानना है बच्चों, और वो भी तुम बताओगे।
पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री बताओ क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बोल लो या बैंक बोल लो, पर एनपीओ के केस में हम चाहे कैश हो चाहे बैंक हो बोलेंगे टू रिसीव 10 पेमेंट अकाउंट, टू रिसीव 10 पेमेंट अकाउंट। तो क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट टू रिसीव 10 पेमेंट अकाउंट, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो अब बच्चों क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा, पता है तुमको? क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? फटाफट से बताओ। ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, आपका पेमेंट भी है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर अकाउंट में आ रहा होगा, ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका क्रेडिटर से परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ये बेसिकली क्या होगा आपका? परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या होगा बच्चों ये? परचेजेस। आपने जो सामान इस साल क्रेडिटर से खरीदा है, क्या होती है परचेज की एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बोलो यस और नो। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही एंट्री होती है ना परचेजेस की, क्रेडिट परचेजेस की। हाँ, तो क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब पक्का ये परचेजेस है, इसका मतलब पक्का ये परचेजेस है, जो कि क्वेश्चन में मिसिंग था, जो कि क्वेश्चन में क्या था? मिसिंग था। तो ये आइटम आपने ढूंढ लिया कि आपने इस साल कितना सामान खरीदा है। अब जरा कॉमन सेंस, बच्चों आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ ओपनिंग स्टॉक था, कुछ आप खरीद के लाए हो, कुछ आप खरीद के लाए हो, यहां से पता चला। ठीक है, कुछ आप खरीद के लाए हो, क्रेडिट में खरीद के लाए हो, यहां से पता चला। अगर कैश में भी खरीदे होगे तो वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो जो भी आपने कैश में खरीदा है प्लस क्रेडिट में खरीदा है, वॉट एवर, दोनों जो आप खरीद के लाए हो, जैसे मुझे बताओ, एक सेकंड रुको, मुझे तो एक बात ही नहीं समझ में आती, क्या? कि तुमको कुछ समझ में क्यों नहीं आता? ओ, ये बात है। ठीक है, मान लो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके, हाउ इट इज अ परचेज अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहां से परचेज हटा देता हूं। ये बताओ परचेजेस नहीं तो क्या? क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में कोई एक आइटम मिसिंग है जो हमको पता लगाना है। तो क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस को छोड़कर और क्या क्या आ सकता है? बताओ। इफ इट इज नॉट परचेज देन व्हाट? मैं इस बात पे बड़ी सारी चीजें सोच रहा हूं कि क्रेडिटर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कब से क्रेडिटर अकाउंट में आने लगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये एंट्री कब से बनने लगी? क्रेडिटर तो गुड्स के लिए होता है। तो अम्मदीप बेटा,
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये कौन सी एंट्री होती है? ये भी बताना मुझे एक बार, सौम्यदीप। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये कौन सी एंट्री होती है? नई वाली एंट्री जो अभी अभी पैदा हुई, इस दुनिया में आई है, अभी अभी आई है। बिल्स पेबल डेबिट हो रहा है, वो भी क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है। भाई बिल्स पेबल डिसऑनर करा रहे हो, नोटिंग चार्जेस तो ले लो कम से कम। गाइस एक्सट्रीम सोच रहे हो तुम लोग। तुम्हारा क्रेडिटर पैदा कैसे हुआ ये बताओ, ये बताओ मुझे, तुम्हारा क्रेडिटर पैदा कैसे हुआ? फटाफट से बताओ। क्रेडिटर बनता क्यों है? एग्जैक्टली निष्ठा यहाँ पर एज अ होल सभी बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहती है। निष्ठा यहाँ पर सारे बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहती है कि तुम क्रेडिटर का बिल डिसऑनर तक पहुंच गए हो। क्रेडिटर से डिस्काउंट लेना है तुमको, तुमको बिल डिसऑनर कराना है, तुम वहां तक पहुंच गए हो। हालांकि ये डिस्काउंट भी गलत बोला जा रहा है, क्रेडिटर के अकाउंट में डिस्काउंट क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, डेबिट साइड में आता है। लक्ष्मी, डिस्काउंट भी डेबिट साइड में आता है। तो निष्ठा यहाँ पर एक क्लियर मैसेज सबको देना चाहती है कि तुम पहले क्रेडिटर बना तो लो, फिर नाचना उसको लेके तुम, फिर तुम उससे बिल इशू कराना, फिर डिसऑनर कराना, फिर डिस्काउंट लेते रहना सही तरीके से, तुम सब कर लेना उसके साथ। पहले क्रेडिटर बना तो लो, और क्रेडिटर बनाने के लिए सामान खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। कम ऑन बच्चों, यस और नो? पहले आप लेवल 1 के बारे में सोचो, देन गो टू लेवल 2, बिल डिसऑनर। पहले बिल इशू करो, फिर डिसऑनर होगा, फिर लेवल 3 4 5 ऐसे चलो ना, गो विद द सीक्वेंस। एक बेसिक क्राइटेरिया है कि क्रेडिटर के साथ कुछ और करने के लिए क्रेडिटर होना भी तो चाहिए, और क्रेडिटर तभी होगा जब परचेज होगा। तो क्रेडिटर के अकाउंट में परचेज ही नहीं है, तो क्रेडिटर बना कैसे फिर? ये फटाफट से बताओ। क्रेडिटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में देयर इज नो परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में परचेज तो होना चाहिए। तो जब तक क्रेडिट परचेज ही नहीं करोगे, तब तक क्रेडिटर को क्या तुम बिल इशू करोगे, क्या तुम बीआर एंडोर्स करोगे, क्या तुम बीपी डिसऑनर कराओगे, और क्या तुम डिस्काउंट लोगे उससे? तुम्हारे पास क्रेडिटर ही नहीं होगा, तो ये सब चीजें कैसे करोगे? और वो भी जितनी भी आइटम तुम बता रहे हो सब डेबिट साइड के आइटम है। तो हम यदि पहले बिल बनाना पड़ेगा ना, बिल्स पेबल को आप डिसऑनर की एंट्री बता रहे थे। बिल्स पेबल क्रेडिट कब होता है क्रेडिटर अकाउंट में? जब बिल्स पेबल डिसऑनर होता है, और बिल्स पेबल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस भी लगता है। ये हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। पहले बच्चों क्रेडिटर बनाओ, तो फिर करना उसके साथ ये सब टाइम पास। तो फिर तुमको जो करना है क्रेडिटर के साथ वो करना, पहले क्रेडिटर बना तो लो। आपने बोला परचेज को छोड़कर और क्या आएगा? मैं बोला कि बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव क्या है तुम्हारे पास, हटा दिया मैं परचेज वहां से। तुमको बोलना चाहिए था नहीं भैया आप हटा ही नहीं सकते, तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए था कि भैया परचेज तो बेसिक क्राइटेरिया है, जब तक परचेज नहीं होगी तब तक क्रेडिटर कैसे पैदा होगा? इस क्रेडिटर का जन्म इस दुनिया में परचेज के कारण होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिट परचेज नहीं होगी तब तक क्रेडिटर बनेगा ही नहीं, और क्रेडिटर बनेगा नहीं तो क्रेडिटर के साथ और कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो तुमको बोलना चाहिए था कि नहीं भैया, मैंने पूछा था इफ नॉट परचेज देन हु, तो यू हैव टू से देयर इज ओनली वन थिंग, परचेज। ओके, परचेज ही होगा यहाँ पर। क्या ये बात अब सबको क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है बच्चों, परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि क्रेडिटर बनता ही है परचेजेस से। तो अगर परचेजेस ही गायब है तो बैलेंसिंग फिगर परचेज ही आएगा, पक्का कंफर्म। क्वेश्चन में परचेजेस ही गायब है, इसका मतलब परचेजेस ही आएगा यहाँ पर। क्लियर? ओके। बोलो क्लियर है? तो अब देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है 5,000, पेमेंट टू क्रेडिटर है 80,000। तो इसका मतलब आपने कितने का सामान खरीदा होगा? आपने खरीदा होगा 75,000 का सामान। आपने इस साल 75,000 का सामान खरीदा होगा। ठीक है? ओके।
एक क्या होता है पता है? एक बेसिक कॉमन सेंस से भी तुम ये चीज़ सोच सकते हो। कैसे? मेरे को बताओ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्रेडिटर्स से 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर है 5,000। इसका मतलब आपने सिर्फ़ ₹5,000 की पेमेंट अभी क्रेडिटर्स को की है। आपके पास 10,000 के क्रेडिटर थे शुरुआत में, अभी 5,000 के क्रेडिटर हैं। मतलब आपने ₹5,000 की पेमेंट कर दी है क्रेडिटर्स को, बोलो हाँ। मतलब आपने ₹5,000 की पेमेंट क्रेडिटर्स को कर दी है। आपने जिससे उधार लिया था, उसको आपने ₹5,000 पे कर दिया है। शुरू में 10,000 दिख रहा था, अब 5,000 दिख रहा है। मतलब 5,000 पेमेंट हो गई है। पर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों नहीं, तुमने तो 80,000 पे किया है। मैं बोल रहा हूँ बच्चों नहीं, तुमने तो ₹80,000 पे किया है। तुमने तो ₹80,000 पे किया है। तो अब ये सिंपल कॉमन सेंस, अगर आपने 80,000 पे किया है, इसमें से 5,000 का हिसाब तो है आपके पास। क्या हिसाब है 5,000 का? क्रेडिटर को पेमेंट। क्या हिसाब है? क्रेडिटर को पेमेंट हुई है। 5,000 की पेमेंट क्रेडिटर को हुई है। शुरू में 10,000 था, अब 5,000 हो गया। मतलब ₹5,000 हमने इसको पे कर दिया है। तो 5,000 का हिसाब तो तुम्हारे पास है। बचा हुआ 75,000 कहाँ गया? बचा हुआ 75,000 कहाँ गया? इस साल की खरीदी है। सिंपल। बचा हुआ 75,000 इस साल की खरीदी है, बात खत्म। समझ रहे हो? तो एक कॉमन सेंस वाला भी अप्रोच हो सकता है यहाँ पर। इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं थी कि आपने ₹5,000 अपनी पुराना उधार चुकता किया है। आपने ₹5,000 पे किया है अपना पुराना हिसाब क्लियर करने के लिए। पर टोटल आपने 80,000 दिया है, तो 75,000 75,000 और किस चीज़ के लिए दिया होगा? 5,000 आपने पुराना हिसाब क्लियर किया है। ओके? यस, तो 75,000 आपने परचेज़ की, तो एक कॉमन सेंस वाली अप्रोच भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है? ईशान बोल रहा है इतना सिंपल टॉपिक घुमा कर क्यों बता रहे हो? बेटा ईशान चैट पढ़ो एक बार ऊपर जाके, पता चल जाएगा। तो क्रेडिट साइड में परचेज़ेज़ अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर परचेज़ेज़ ही आएगा। ठीक है? क्रेडिट साइड में क्रेडिटर अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है वो परचेज़ेज़ ही आएगा। 75,000 की आपने परचेज़िंग की है। इसके बाद हुँ, चलो अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे कंज़्यूमेबल्स हैं, कंज़्यूमेबल्स मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, स्टेशनरी हो गया, ऐज़ द केस में बी। तो जो आपके कंज़्यूमेबल है बच्चों, आपके पास शुरू में 8,000 का ओपनिंग बैलेंस था, बोलो हाँ? ₹8,000 के मान लो स्पोर्ट्स मटेरियल, 8,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास शुरू में था। फिर आप 40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कैश में खरीद के लाए। फिर आप 40,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल कैश में खरीद के लाए। 75,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट में खरीद के लाए। 75,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट में खरीद के लाए। तो फटाफट से बताओ, आपके पास टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कितने हो गए? 8,000 आपके पास शुरू में था, ओपनिंग बैलेंस था। 8,000 आपके पास शुरू में था। 40,000 आप कैश में खरीद के लाए हो। 75,000 आप क्रेडिट में खरीद के लाए हो। तो बताओ आपके पास कितना स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया है? कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास हो गया है? 1,23,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास हो गया है। बच्चों, अभी आप जाके चेक किए स्टोर रूम में, आप अभी जाके स्टोर रूम में चेक किए, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000 का बाकी है। फटाफट से बताओ, आप अभी-अभी जाके स्टोर रूम में चेक करके आए, 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल अभी भी बाकी है। तो फटाफट से बताओ कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल यूज़ हो गया होगा? 10,000 का अभी भी बाकी है। 10,000 का अभी भी बाकी है। तो कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल यूज़ हो गया होगा? 1,13,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल कंज़्यूम हो गया है। इसी को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करोगे। 1,13,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने इस साल यूज़ कर लिया है। इसी को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करोगे। इसको बच्चों आपको अकाउंट फॉर्मेट में बनाना है। तो आप इसको ऐसे बनाते हैं अकाउंट फॉर्मेट में, कंज़्यूमेबल्स।
कंज्यूमेबल आपका एक एसेट ही है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में। टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आप कैश में खरीद के लाए 40,000, ठीक है, कैश परचेजेस। टू क्रेडिटर अकाउंट जो आप क्रेडिट में खरीद के लाए, क्रेडिट परचेजेस 75,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, यहां से उठ के जाएगा क्रेडिट साइड से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, हाँ, इनकम स्टेटमेंट में भी बना सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कंज्यूमेबल स्टोर्स अकाउंट, टू कंज्यूमेबल्स अकाउंट, ऑटोमेटिक बच्चों यहाँ क्रेडिट हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो रहा है। बैलेंसिंग फिगर आएगा 40,000 प्लस 75,000 75,000 प्लस 8,000 माइनस 10,000, 1,13,000 रुपये आपके अकाउंट फॉर्मेट से भी आ जाएगा आंसर। अकाउंट फॉर्मेट में बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका पूरा टॉपिक, ये आपके बड़े क्वेश्चन में एक छोटा पार्ट बन के आ सकता है। और एमसीक्यू में ऑब्वियसली बच्चों एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, तो एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है ना, आपसे पूछेगा बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल कितना कंज्यूमेबल आइटम्स आएगा, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो फटाफट से इसको एक बार नोट करो अपने कॉपी में एग्जाम्पल लिख के। चलो चलो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 थी फॉर 56,000। तो हमने बच्चों 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल बेच दिया है, जिसको हमने 56 में बेचा है। ओके, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000, तो ये वही है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश परचेजेस दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस स्पोर्ट्स मटेरियल का, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये बच्चों आपकी शीट का में भी है ये वाला क्वेश्चन, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 36। ये देखो क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है ये, दिसंबर 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सुन रहे हो, दिसंबर 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, यस, देख लो सेम ही क्वेश्चन है ना। तो ये हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 36। ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। देखो ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 37, क्लोजिंग बैलेंस है 45। 45, ठीक है। इसके बाद देखो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 91,000। तो सारे बच्चे फटाफट से बताओ क्रेडिट परचेजेस कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर फटाफट से बताओ क्रेडिट परचेजेस कितना आ रहा है। 99,000, बोलो हाँ। क्रेडिट परचेजेस इज व्हाट 99,000, यस यस। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमको बनाना है स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट।
हुँ, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 50, क्लोजिंग बैलेंस है 55। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद देखो कैश परचेज़ेज़ हुई है 40,000 की, तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 40,000 रुपए। स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 99,000 की क्रेडिट परचेज़ है। 99,000 की बच्चों क्या है? क्रेडिट परचेज़ है। ओके। इसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड हुआ है बच्चों, तो हमने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल बेच भी दिया। हमारे कुछ स्टूडेंट वगैरह होंगे जिनको चाहिए होगा, तो हमने बेचा भी है। कितने का बेचा है? 50,000 का बेचा है 56,000 में। तो बच्चों एक बार इधर देखो, मुझे ये बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट 56,000 अकाउंट 56,000 टू स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, टू स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट 6,000। फटाफट से बता दो क्या इसकी इस ट्रांजैक्शन की एंट्री यही है? एक बार सारे बच्चे मुझे कंफर्म कर दो, क्या इस ट्रांजैक्शन की एंट्री यही बनेगी? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट। रिसीप्ट एंड पेमेंट इज व्हाट? बेसिकली कैश। तो कैश में हमको 56,000 रुपीज मिला। 56,000 रुपीज हमको मिला। टू हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 का गया और 6,000 का हमारा प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। 6,000 का हमारा प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल गया और 6,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो बच्चों स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 50,000 से। ध्यान से देख लो एक बार, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 50,000 से इस ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेल है ये। 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा सेल हो गया है। 50,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा क्या हो गया है? सेल हो गया है। तो अब बताओ बच्चों, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? चलो फटाफट से बताओ। ये आ रहा है 84,000। तो 84,000 इज योर आंसर। 84,000 इज योर आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। वैसे सबने 84,000 ही बोला था आंसर, कुछ बच्चों ने नहीं बोला था। तो जो कुछ बच्चे जिनका आंसर नहीं आया, मुझे पता है ये सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में तुमसे गलती हुई होगी, कोई बात नहीं। अब देख लो और इसको सही कर लो, ठीक है? ओके? बोलो बच्चों बोलो, येस और नो? ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वैसा सिमिलर क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने सोल्ड किया ड्यूरिंग द ईयर जिसका कैरिंग वैल्यू 60,000 था 65,000 रुपीज़ में। पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को की है 85,000 की। कैश परचेजेस हमने किया है 45 का। ओपनिंग बैलेंस है इतना, क्लोजिंग था इतना। क्रेडिटर्स का ओपनिंग इतना था और क्लोजिंग इतना था। तो इधर देखो, आप क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखोगे, तो ये आ जाएगा 95,000 का तुम्हारा क्रेडिट परचेजेस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे 55, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे 60। ठीक है, ये हो गया ये हो गया। कैश परचेजेस लिखोगे 45,000, क्रेडिट परचेजेस लिखोगे 95,000 और 60,000 का आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेच दिया है, वो क्रेडिट साइड में लिख दोगे। तो ये आ जाएगा 55 प्लस 45 प्लस 95 माइनस, तो ये बच्चों आ रहा है 75,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फटाफट से बताओ क्या तुम्हारा भी यही आया है? बोलो। 75, यस, करेक्ट है सबका। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगेन आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सोल्ड किया है फॉर 70,000 जिसकी कैरिंग वैल्यू थी 65,000। पेमेंट आपने सप्लायर को किया 90,000, ठीक है। वाइल एडिशनल परचेजेस वर्थ रुपीज 50,000 है कैश में। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 65 और आउटस्टैंडिंग ड्यूज सप्लायर का यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 45,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 55,000 है। तो ओपनिंग बैलेंस 45, क्लोजिंग बैलेंस 55, पेमेंट टू सप्लायर 90,000, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 55 माइनस 45, 1 लाख रुपीज। बोलो यस और नो। क्रेडिट परचेजेस 1 लाख आ जाएगा, बोलो। अब 1 लाख की क्रेडिट परचेज हो गई, ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 65,000, 1 लाख का क्रेडिट परचेज है, 50,000 का कैश परचेज है, 65,000 का आपने बेच दिया, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1 लाख प्लस 50 माइनस 130, 80,000 बच्चों। दिस इज द आंसर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आती है? मतलब ये बताओ बच्चों, क्या कंज्यूमेबल स्टोर्स टॉपिक अब आपको क्लियर है? एब्सोल्युटली, बोलो। यस, ओके। ये बच्चों आपका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्याम क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, मतलब ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है ना, मतलब ये क्वेश्चन कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है 31 दिसंबर 2023, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बच्चों आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सारा आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों सब्सक्रिप्शन, फटाफट से बताओ, रिसिप्ट हुई है, इनकम है, बोलो हाँ। इनकम है, बोलो यस। क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रेंट ऑफ द हॉल। सारे बच्चे बताओ, क्या तुमने देखा है कोई एनपीओ की बिल्डिंग होती है, सोसाइटी की बिल्डिंग होती है, उसको आपके घर में बर्थडे है, शादी है, एनिवर्सरी है, आप सीएमए बन गए, उसकी पार्टी है, तो उसके लिए आप उसको रेंट में ले सकते हो। तो एनपीओ वाले, उनके पास जो सामूहिक भवन नहीं होता, एक सामुदायिक भवन, सॉरी सामूहिक नहीं, सामुदायिक भवन जो होता है ना, वो रेंट में दे देते हैं। घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उसका रेंट कलेक्ट हुआ बच्चों, तो ये भी इनकम है, ये भी क्या है, इनकम है। इसको भी क्रेडिट कर देना, ओके। लाइफ मेंबरशिप फीस बच्चों, ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना चाहिए? फटाफट से बताओ, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या मुझे इसे लेना चाहिए? नहीं भैया नहीं, इसको आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, सीधा जाके कैपिटल में ऐड कर दोगे, सीधा जाके आप इसको कैपिटल में दिखा दोगे। इसको हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे बच्चों, बोलो यस और नो, फटाफट से बता दो यस और नो। लाइफ मेंबरशिप फीस इट शुड बी कैपिटलाइज, ठीक है। तो सीधा आप इसको लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाओगे, ओके यस। नेक्स्ट बच्चों, एंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोलता तो लायबिलिटी साइड में शो करते, बोलो हाँ। कुछ नहीं बोलता तो लायबिलिटी साइड में शो करते, पर क्वेश्चन ने कुछ बोला है। क्या बोला है जरा देखना। क्वेश्चन ने कहा है इनकम की तरह दिखाओ, क्वेश्चन ने कहा है इनकम की तरह दिखाओ। तो जब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है इनकम की तरह दिखाओ, तो इनकम की तरह दिखाओ, ठीक है। जब क्वेश्चन खुद ही बोल रहे हैं इनकम की तरह दिखाओ, तो दिखाओ, जैसा बोले वैसा करो, कोई लड़ाई नहीं है इसमें। डोनेशन बच्चों जीईएन मतलब जनरल डोनेशन, इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। सेल ऑफ ग्रास बच्चों, हम खेती वेती करते हैं, घास उगाए,
उसको बेच दिए, इनकम है। खेती वगैरह करते हैं एनपीओ वाले, ये एनपीओ वाले खेती करते हैं, ग्रास उगाया उसको बेच दिए, इनकम है। चलो पेमेंट साइड में आ जाओ। पेमेंट साइड में बच्चों हमने एक मूविंग मशीन खरीदी है 1100 रुपए की। मूविंग मशीन क्या होती है? मूविंग मशीन गूगल करो, बताओ क्या होती है मूविंग मशीन। भैया कुछ तो होती है, एनीवेज ये बताओ, मशीन वर्ड लगा हुआ है, फिक्स एसेट है ना? फटाफट से बताओ। मशीन लगा हुआ है, मशीन फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट तो नहीं आता है, तो ये एसेट साइड चला जाएगा, बोलो हाँ। ये बच्चों एसेट साइड चला जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ग्राउंड मैन की फीस बच्चों, ग्राउंड मैन फीस मतलब जो आप खेती बाड़ी कर रहे हो, या ग्राउंड मैन मतलब तुम एक केयर टेकर मान लो, क्या मान लो? केयर टेकर मान लो, डेबिट होगा, डेबिट होगा, एक्सपेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रेंट, डेबिट। सैलरी टू कोचेस, डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस, डेबिट। बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने खरीदा है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आएगा क्या? बोलो। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो खरीदा है वो आएगा क्या? नहीं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड आएगा, बोलो हाँ। जो खरीदा है वो नहीं आएगा, जितना यूज हुआ है वो आएगा, तो वो तो अभी पता नहीं है, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, अभी पता नहीं है, क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाए कि इसका क्या करना है। जितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरा कंज्यूम होगा वो आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का कोई काम नहीं है, हटाओ इसको, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई काम नहीं बच्चों, मतलब बैलेंस शीट में आएगा ना, सॉरी, काम नहीं मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा ना, एसेट साइड, बोलो हाँ। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, बोलो हाँ। हाँ भैया, बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा ये, ओके। अब देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2022 मतलब पिछले साल, एंड दिसंबर 2023 मतलब इस साल, 900 और 800, तो सारे बच्चे बताओ। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग ना, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बता दिया है क्वेश्चन ने, कितना बता दिया है? 900 रुपए और 800 रुपए, 900 रुपए और 800 रुपए बता दिए, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 200 रुपए, तो बोल रहा है बच्चों जितना हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, हम्म, ये क्या बात हुई? ये 2024 होगा क्या? फिर से डेट गलत है क्या यहाँ पर? ये बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑल्सो इंक्लूड सब्सक्रिप्शन फॉर 2023, तो 23 तो चल रहा है, 2023 ही तो चल रहा है, बोलो। तो 2023 चल रहा है, तो 23 की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, तो पक्का ये मेरे को लग रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन है, 2024 होगा। फिर से डेट की गलती है एज यूजुअल। बच्चों इतनी मिस्टेक क्यों है मॉड्यूल में, मुझे प्लीज बताओ, प्लीज बताओ, क्यों तुमने इतनी सारी मिस्टेक करके रखी है मॉड्यूल के अंदर, बताओ। तुमने इतनी सारी मिस्टेक क्यों की है मॉड्यूल के अंदर? ये आ गया बच्चों 5500 सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। ओके नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन हैंड ओपनिंग बैलेंस इतना है, वैल्यू प्लेस्ड ऑन हिज इक्विपमेंट इन हैंड, द वैल्यू प्लेस्ड ऑन हिज इक्विपमेंट इन हैंड ऑन 31 दिसंबर इतना है। मूविंग मशीन को हमने परचेस किया 1 जनवरी को, और इसको 20% से डेप्रीशिएट करना है, ये आएगा, ये आने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ऑफिस एक्सपेंसेस में 300 बच्चों 2022 का है, और 400 स्टिल ड्यू है फॉर पेमेंट, तो 300 बच्चों ऑफिस एक्सपेंसेस जो आपको दिया हुआ है इसमें से 300 पिछले साल वाला है, और 400 अभी भी इस साल का बाकी है, तो 300 माइनस 400 प्लस, बोलो हाँ। 300 माइनस कर दोगे, पिछले साल का है, पिछले साल का है, और 400 अभी भी इस साल का आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर दोगे। डन बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन था, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट रिलेटिंग टू 2023, ठीक है, दो चीज आपको बनानी है। क्या ये बात सबको क्लियर है, बोलो।
देखो, सबसे पहले इनकम में सब्सक्रिप्शन है। 5800 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग एडवांस। रेंट ऑफ हॉल 3000, एंट्रेंस फीस 200, डोनेशन जनरल 1500, सेल ऑफ ग्रास 100 रुपये। मिसलिनियस आइटम है बच्चों, सेल ऑफ ग्रास। ग्राउंड मैन फीस 1500, टू रेंट, रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 500, टू सैलरी टू कोचेस 4500, ऑफिस एक्सपेंसेस 2400, ऑफिस एक्सपेंसेस 2400 है बच्चों, लेकिन नीचे लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस में 300 रुपये पिछले साल का मिला है। मतलब आपके पास कुछ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस था पिछले साल का जो आपको मिला नहीं था, तो इसमें से माइनस कर दोगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस 300 पिछले साल का था जो इस साल मिला है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, और प्लस कर दोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो कि इस साल का एक्सपेंस है पर आपको अभी तक मिला नहीं है, तो ये हो जाएगा 2500। समझ में आया ये बात सबको? ओके। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बच्चों फटाफट से बताओ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम कितना आ रहा है? फटाफट से बताओ बच्चों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड कितना आ रहा है? ऊपर परचेज लिखा है, नीचे दो डेटा और लिखा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन हैंड 31 दिसंबर को 1100 और 1300। बोलो। 1000 आ रहा है? यस 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 यस, 1000 आ रहा है। तो टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कंज्यूम्ड। अब ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास बच्चों 1100 का, आपने जो इस साल परचेजेस किया है वो किया है 1200 का, और बच्चों अभी भी आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो बाकी है वो है 1300 का। तो फटाफट से बताओ, 1100 का ओपनिंग बैलेंस था आपके पास, 1200 के इक्विपमेंट्स आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद के लाए, और 1300 के आपके पास अभी भी रखे हुए हैं। इसका मतलब आपने 1000 के यूज कर लिए हैं। बोलो यस और नो। 1000 के इक्विपमेंट्स आपने यूज कर लिए हैं। बोलो यस और नो। फटाफट से बताओ बच्चों। बोलो। यस। ओके। कैश इन कैश एट बैंक तो क्लोजिंग में आएगा बच्चों। इसके बाद है डेप्रीसिएशन, मूविंग मशीन में लगाना है 20%। तो 20% डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है बताओ? डेप्रीसिएशन बताओ फटाफट से। डेप्रीसिएशन ऑन मूविंग मशीन कितना आ रहा है बच्चों? 20%। हाउ मच? 20% ऑफ मूविंग मशीन 220। बस हो गया क्या?
₹80 बच्चों आ रहा है सरप्लस। फटाफट से बताओ क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है? ₹80 का सरप्लस? हुँ, ₹80 सरप्लस आ रहा है, ठीक है? ओके, तो ये हो गया आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बैलेंस शीट बनाना है बच्चों, लेकिन अगेन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। बैलेंस शीट तो बना लेंगे, पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, तो हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। कैपिटल तो चाहिए ना हमको, बोलो। कैपिटल फंड बोल लो या कैपिटल बोल लो, ये तो हमको चाहिए ना। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से डेटा नहीं है। ओपनिंग बैलेंस के नाम पर बच्चों हमारे पास कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है 900। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1100 और ऑफिस एक्सपेंसेस है 300। इतना ही डेटा हमारे पास ओपनिंग के नाम पर अवेलेबल है। कैश और बैंक का बैलेंस है, आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस है, 3 ये एसेट हो गया आपका, ठीक है। सॉरी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4 ये एसेट हो गया आपका और 1 लायबिलिटी। तो बच्चों इतने आइटम हमारे पास ओपनिंग के नाम पर हैं। तो फटाफट से बताओ क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल को निकाल सकते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर? फटाफट से बताओ, क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल को एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में? बोलो। जैसे देखो हमारे पास क्या-क्या है? हमारे पास क्या-क्या है? हाँ, एसेट माइनस लायबिलिटी करके, यस निष्ठा। हमारे पास बच्चों क्या-क्या आइटम है? देखो, कैश है इन हैंड और कैश है एट बैंक। ये 2 का हमारे पास ओपनिंग फिगर है, ये देखो 150 और 2100। इसके बाद बच्चों हमारे पास ना एक ₹900 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, एसेट होता है हमारे लिए ये, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹900 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1100 का। 1100 के और एक ₹300 का बच्चों ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो लायबिलिटी है। तो अब देखो, इस बैलेंस शीट में एक कैपिटल ही आपका गायब है बस, तो वो कैपिटल आप एज अ बैलेंसिंग फिगर लिख लोगे। कैपिटल फंड हम इसको बोलते हैं, ये आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा। 150 प्लस 2100 प्लस 900 प्लस 1100 माइनस 300, तो ये बच्चों 3950 आपका कैपिटल फंड आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 3950 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ओके, नाउ अब आप बना सकते हो क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2023। अब देखो आपके पास क्या क्या है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मूविंग मशीन है 1100 की है, पर इसमें आपने डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया है 220 का। स्पोर्ट्स मटेरियल है 350 3300।
इस तरफ क्या-क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फीस 2000। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस है 400 के। हुँ, बस हो गया। आपका कैपिटल फंड है, ओपनिंग वाला ही लोगे आप, कैपिटल फंड जो आपने निकाला है 3950, इसमें जो आपका सरप्लस है आप ऐड कर दोगे। सरप्लस आप ऐड करोगे तो 3950 प्लस 80 4030 प्लस 400 प्लस 2000। सेकंड। अच्छा, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है ना 200 का। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है बच्चों 200 का। 6630। डन। एडवांस सब्सक्रिप्शन था तो वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, बताओ। तो ये बच्चों एक बेसिक, हालांकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है। बाकी एक बेसिक क्वेश्चन जो होगा एनपीओ का, मतलब ये वेरी बेसिक क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने ही बोलेगा आपको। ठीक है, विथ ऑल दी एडजस्टमेंट्स। अब धीरे धीरे करके बच्चों इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमको करने और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, यह आपका एक वेरी बेसिक क्वेश्चन है, और धीरे धीरे करके एनपीओ में हमको ऐसे ही क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच ऐसा ही होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, और धीरे धीरे करके हमको इसी क्वेश्चन को एडवांस लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, चलो इसको पहले नोट कर लो। नहीं बेटा, मुझे दो दो चैट बॉक्स की बात सुननी पड़ती है, समझ रहे हो? दो चैट बॉक्स की बात सुननी पड़ती है। जब दोनों बोलते हैं हाँ भैया हो गया डन, तब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। खैर, 11th क्वेश्चन होमवर्क था, पता है टाइम पास क्वेश्चन तुमने कर लिया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर करो आर एंड पी अकाउंट। ओपनिंग कैश का बैलेंस 34, ओपनिंग बैंक का बैलेंस 23,400, तो 23,400 प्लस 3,400, तो ओपनिंग बैलेंस था 26,800। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 25,000 डेबिट, डोनेशन कलेक्ट हुआ 5,000 डेबिट, सैलरी पे हुआ 6,000 क्रेडिट, रेंट पे हुआ 1,000 क्रेडिट, एक्सपेंसेस हुए 3,000 क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट परचेज किए 10,000 क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 600 डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्रेडिट, कैश क्रेडिट। बताओ कितना आ रहा है? बोलो बच्चों, कितना आया आपका आंसर? $34,700, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये क्या है बच्चों? बेसिकली बैंक का बैलेंस है ये, है ना? कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, मतलब ये बैंक का बैलेंस है। बोलो हाँ। ये आपका बैंक का बैलेंस है। बोलो यस और नो। यस बच्चों, क्योंकि कैश का बैलेंस दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, कैश का बैलेंस दिया हुआ था, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये आपका बैंक का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, डन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखो।
फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस दिया है, इसका कोई काम नहीं है। फटाफट से बताओ बच्चों, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस डिफॉल्ट केस में क्या लेते हैं? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस क्या लेते हैं बताओ? बोलो। कैपिटलाइज कर देते हैं, लायबिलिटी साइड में ले लेते हैं कैपिटलाइज। एनीवेज बच्चों, नीचे अगर आप एक लाइन पढ़ोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फीस एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। क्वेश्चन ने बोला है कि एंट्रेंस फीस और डोनेशन को चुपचाप कैपिटलाइज कर दो, दिमाग मत चलाओ। ओके, तो इसको बच्चों हम लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे, इसको भी लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे। डन। सब्सक्रिप्शन बच्चों क्रेडिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिला है, रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है तो क्रेडिट होगा। सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा बच्चों, सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्रेडिट होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट क्रेडिट होगा। सैंड्री रिसिप्ट्स क्रेडिट होगा। बच्चों प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट मतलब मेरे को बताओ, एनपीओ वाले बीच बीच में कल्चरल प्रोग्राम वगैरह कराते रहते हैं ना, डांस, ड्राइंग, ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, चिल्ड्रंस डे स्पेशल, कुछ भी। मतलब क्या करते हैं एनपीओ वाले, एंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं, तो उसकी जो टिकट सेल करते हैं उसको बोलेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तो एनपीओ को इनकम हुई यहाँ से। ठीक है बच्चों, फटाफट से बताओ। बुक नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, न्यूज़पेपर डेबिट। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए आपको देखना पड़ेगा। इधर देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यू 4000 एज ऑन 31/12/2022। तो बच्चों ये बताओ, क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं देके रखा है फॉर द ईयर 31/12/2023? बच्चों फिर डेट में गड़बड़ी है। ये देखो 2022, ये देखो 2022 और यहाँ लिखा हुआ है 2023। फिर से डेट में गड़बड़ी है, हे भगवान। 2022 करो इसको, 2022 कर दो। तो बच्चों आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा 5000 का, क्वेश्चन कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल 4000 रुपए का 31/12/2022 को आपके पास है, तो मुझे बताओ कितना कंज्यूम हो गया होगा? 5000 का खरीदे हो, 4000 अभी भी आपके पास ही रखा हुआ है, तो कितना कंज्यूम हो गया होगा बच्चों? फटाफट से बताओ, कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो गया होगा? 1000। तो 1000 यहां पर हम डेबिट करेंगे, ठीक है, 1000 हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। 5000 का खरीदे थे, 4000 का अभी भी हमारे पास रखा हुआ है, 4000 का अभी भी हमारे पास रखा हुआ है, मतलब 1000 का कंज्यूम हो गया है। रिपेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, सैलरी डेबिट। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर। प्रॉपर प्रेजेंटेशन से बनाना ना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से, बस आंसर नहीं लाना है, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बताओ कितना आ रहा है आंसर। ओके, 5495 इज करेक्ट आंसर। यस बच्चों, 5495 ही मेरा भी आंसर आया है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, सरप्लस है ये। तो बन गया ना मतलब ये क्वेश्चन? बन गया ना बच्चों? बोलो, ये क्वेश्चन इजी था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुंटूर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस से कोई काम नहीं है। सब्सक्रिप्शन मिला है बच्चों, इसके अंदर 1000 रुपए है फॉर प्रीवियस ईयर। बोलो, 1000 रुपए
प्रीवियस ईयर, 1000 रुपए प्रीवियस ईयर, माइनस कर दो भैया, वेरी वेरी गुड, माइनस। और बच्चों आउटस्टैंडिंग, सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2022 3000 है। अब यहां पर मेरे को फिर से लग रहा है कि ये 2022 होगा ये क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2022 कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिया है बच्चों, ये पक्का आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, बोलो हाँ। पढ़ के ऐसा ही लग रहा है ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये बच्चों डेट्स का इतना मिस्टेक है मॉड्यूल में, बताओ मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस विद दैट। ओके, तो पढ़ के ऐसा ही लग रहा है, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, तो ये दोनों मिला के 20,000 आ जाएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको हम करेंगे क्रेडिट, बोलो हाँ, 20,000 को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। बच्चों लेगेसी, फटाफट से बताओ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली क्लास में, लेगेसी मतलब वसीयत, विरासत में जो मिलती है, बोलो बताया था कि नहीं बताया था। लेगेसी बच्चों, लेगेसी it should be shown on the liability side of balance sheet, it should be shown in the liability side of the balance sheet, नहीं लेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं लेंगे, सेल ऑफ टिकट क्रेडिट, लॉकर रेंट क्रेडिट, एंट्रेंस फीस नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ये 200 प्लस कर देंगे, ठीक है। यहां पर 200 एक्रूड इंटरेस्ट है बच्चों, बेसिकली आपने 400 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है, 200 मिल गया है, 200 बाकी है, कुछ बात हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, ठीक है। तो 200 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया है, 200 रुपए का एक्रूड है, तो आपको 400 लेना है, आपकी इनकम 400 की हुई। सैलरी बच्चों डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस करके, तो 600 इसमें प्लस कर दो, 2000 आप करोगे डेबिट। यस भैया। और क्या, ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है, ठीक है। रिपेयर्स बच्चों डेबिट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने 2000 का खरीदा है, ओपनिंग 1000 था, क्लोजिंग 500 है, तो बच्चों 1000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था, 2000 का आपने खरीदा, 500 का अभी भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब कितना आपने यूज कर लिया है, 2500 आपने यूज कर लिया है, ये होगा डेबिट। फर्नीचर नहीं आएगा, ऑनरेरियम डेबिट, एक सेकेंड, ऑनरेरियम बनाना भूल गया ना मैं तुम लोग को, ओ ऑनरेरियम मैंने आपको बताना भूल गया बच्चों, ऑनरेरियम का मतलब होता है किसी को ऑनर करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को इज्जत देना, ये होता है ऑनरेरियम का मतलब। बच्चों जैसे मान लो एनपीओ ने एक कल्चरल फेस्ट, एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और वहां पर किसी फिल्म स्टार को बुलाया है, क्यों, क्योंकि फिल्म स्टार के बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, या किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को बुलाया है, उनके कई सारे फॉलोवर होते हैं, तो क्या होता है अगर कोई फिल्म स्टार या कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आके आपको मोटिवेट कर रहा है फॉर डोनेशन, इस एनपीओ को आप डोनेट करो, ये एनपीओ अच्छा काम कर रहे हैं, इस एनपीओ को आप डोनेट करो, ये एनपीओ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ज्यादा इजिली कन्विंस हो जाओगे, बोलो हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को एडमायर करते होगे, लेट्स से रतन टाटा को आप एडमायर करते होगे, तो बच्चों जो टाटा की फाउंडेशन है, आप उस पर डोनेट करने में कंफर्टेबल रहोगे, बिकॉज यू नो टाटा इज ट्रस्टवर्दी, एट द सेम टाइम टाटा, जो रतन टाटा थे, आप उनको एडमायर करते हो, है ना। तो अगर कोई नॉन फिगर, कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार, या कोई आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंसर, आपको आके अगर किसी इवेंट में मोटिवेट कर रहे हैं फॉर डोनेशन, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डोनेट करिए सो डैट लोगों का भला हो, तो आप डोनेट करते हो। अभी सिचुएशन में जो फिल्म स्टार या जो सेलिब्रिटी या जो इन्फ्लुएंसर को आपने बुलाया है फंक्शन में, उनको अगर आप एज अ मेडल ऑफ ऑनर कुछ अमाउंट पे करते हो, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। या फिर आप कोई ऐसा चीज लेके देते हो, लेट्स से जैसे आपने देखा होगा, जो पॉलिटिकल रैली होती है उसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक दूसरे को, जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल रैली साउथ में हो रही है, तो जो साउथ के गॉड्स होते हैं उनकी मूर्तियां देते हैं, या ड्राइंग्स देते हैं, या पेंटिंग देते हैं, या फिर बड़ी बड़ी मालाएं पहनाते हैं, बड़ी इतनी बड़ी माला, इतनी मोटी होती है वो माला, उसको पहनाया जाता है, पहन भी नहीं सकता इंसान, बस ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब ऑनरेरियम है। तो या तो मे बी आप अमाउंट दे रहे हो, या तो आप उसको खर्च करके कुछ ऐसा खरीद रहे हो जो आप उस पर्सन को गिफ्ट की तरह दे रहे हो, ऑनर की तरह दे रहे हो कि आप हमारे पास आए, आपने लोगों को मोटिवेट किया फॉर डोनेटिंग, फॉर मेकिंग दिस इवेंट हैपन, आप यहाँ पर आए, तो इसके लिए आपके लिए छोटा सा टोकन है ऑनर का, तो इसको बोलते हैं ऑनरेरियम। ये एनपीओ के लिए खर्चा है, डेबिट होगा, ठीक है, डेबिट होगा, एनपीओ के लिए ये खर्चा है।
बुक्स बच्चों नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट। डन? फटाफट से बताओ, डन बच्चों? यस और नो? यस भैया यस। तो चलो फटाफट से इसको भी डालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट में और आंसर बताओ कितना आ रहा है। ओके, 11,100 का सरप्लस आ रहा है। 12 नंबर के आंसर में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नहीं लिया है। हम दिया कहाँ है डेटा? लक्ष्मी, डेटा कहाँ दिया है? सेल ऑफ फर्नीचर लिखा है तो सेलिंग प्राइस बताया है। लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है वो तो नहीं बताया है। लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो तो नहीं बताया क्वेश्चन ने। कि बुक वैल्यू क्या थी? सेल वैल्यू दी है 685, सेलिंग प्राइस है। बुक वैल्यू क्या थी वो पता होता तभी निकाल पाते ना प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। फर्नीचर का वैल्यू कहाँ दिया है? नहीं दिया है फर्नीचर का वैल्यू। ये तो फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर है। ये फर्नीचर का वैल्यू थोड़ी दिया है। पेमेंट साइड में फर्नीचर लिखा है, इसका मतलब ये फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर है। इस साल आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बुक्स खरीदा, तो ये तो परचेजेज है और ये सेल है। ओके, फर्नीचर का वैल्यू नहीं दिया था। अब बच्चों ये आपका आंसर आ रहा है 11,100, लेकिन मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में आंसर लिखा हुआ है 12,100 और आपको पता है इंस्टीट्यूट ने कैसे लाया होगा 12,100। यू नो इट वेरी वेल। इंस्टीट्यूट ने कैसे लाया होगा 12,100? एंट्रेंस फीस को पक्का रेवेन्यू ट्रीट कर लिया होगा। बोलो हाँ। पक्का 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 रेवेन्यू ट्रीट कर लिया होगा एंट्रेंस फीस को। ओके, यस। तो अब इसके लिए मैं तुमको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि मॉड्यूल में लिखा है, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू द पॉइंट इन द मॉड्यूल। मॉड्यूल में बच्चों एंट्रेंस फीस के लिए एक बात लिखी है, सुनना। द रूल्स और बाय लॉज ऑफ द कंसर्न शुड बी फॉलोड इफ देयर इज नो सच रूल्स। इसका मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो एडमिशन और एंट्रेंस फीस पेड वंस बाय मेंबर फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप शुड बी एडेड विथ कैपिटल फंड। हमने भी यही पढ़ा है। फटाफट से बताओ, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, लायबिलिटी साइड में लिख दो जाके। हमने भी यही पढ़ा है। यस, पर इंस्टीट्यूट ने नेक्स्ट लाइन में ये भी एक बात लिखी है कि इफ सच फीस आर ऑफ स्मॉल अमाउंट, अगर वो फीस बहुत स्मॉल अमाउंट की है, कवरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिशन ओनली, कवरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिशन ओनली, द फीस मे बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों यहां पर तुमको एक बात समझ में आएगी, इंस्टीट्यूट बोल रही है कि अगर आपको लगता है रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट है, अगर आपको एंट्रेंस फीस का अमाउंट रिलेटिवली स्मॉल लगता है, स्मॉल छोटा सा अमाउंट है, तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी डाल सकते हो। ये बोल रही इंस्टीट्यूट। अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिख सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। तो ये बच्चों एक पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने जिसमें एंट्रेंस फीस के लिए क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, पर इंस्टीट्यूट ने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिया हुआ है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि छोटा अमाउंट है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि छोटा अमाउंट है। हालांकि तुम समझ रहे हो इसके वजह से कई सारी जगह पे तुम्हारा और इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश हो सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ छोटा अमाउंट। हो सकता है ना? बोलो कि छोटे अमाउंट की डेफिनेशन क्या है। हाँ, एंट्रेंस फीस के लिए बस, ठीक है। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस के लिए बस। तो छोटे अमाउंट की डेफिनेशन क्या है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा है? 100 रुपये बड़ा है कि 1000 रुपये बड़ा है? 100 रुपये छोटा है कि 1000 रुपये छोटा है? तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे ऐसा लगता है, देखो एमसीक्यू में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि जहां एजम्पशन इन्वॉल्व हो गई वो क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आ सकता। ठीक है। तो जब आप इंटर लेवल पे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप इंटर लेवल पे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहां पर आप एक नोट लिख के आ सकते हो कि हमारे अकॉर्डिंग ये छोटा अमाउंट है, हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले रहे हैं,
हमारे अकॉर्डिंग ये बड़ा अमाउंट है, हम इसको कैपिटलाइज़ कर रहे हैं। तो वहाँ आप नोट लिख के अपना आंसर लिख के आ सकते हो। एमसीक्यू में बच्चों ऐसी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? अकॉर्डिंग टू मी एमसीक्यूज़ में ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए बच्चों मॉड्यूल में ना इसका आंसर 12,100 लिखा हुआ है बिकॉज़ एंट्रेंस फीस को इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में कैपिटलाइज़ नहीं किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लिया है। क्या ये बात क्लियर है? ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात ये है नहीं। ओके भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करो फाइनल अकाउंट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। फाइनल अकाउंट्स मतलब वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है? ओके, ये सब बच्चों वार्म अप वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या तुमको समझ में आ रहे हैं? ये सब जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द वार्म अप सेशन। टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? टाइम पास, वार्म अप सेशन चल रहा है। मेन क्वेश्चन तो अभी आना बाकी है। अभी तो लड्डू खिला रहा हूं मैं तुम लोगों को बैठा के, ठीक है? ओके, इसके बाद मजा आएगा। इधर देखो सब्सक्रिप्शन मिला 15,000 रुपए, नीचे लिखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 5,000, तो इस साल का सब्सक्रिप्शन आ गया 20,000 रुपए, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, नीचे बच्चों कुछ लिखा हुआ है इन चारों के लिए, देखो ना, कैपिटलाइज कर दो हाफ ऑफ द डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस और लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस और लाइफ मेंबरशिप फीस, चारों का आधा कैपिटलाइज कर दो। इसका मतलब आधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लो। बोलो हाँ। चारों का आधा पोर्शन कैपिटलाइज कर दो, मतलब आधा पोर्शन कहां ले लो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लो। क्या ये बात समझ में आती है? यस, यस भैया यस, ये बात हमें समझ में आती है। तो बच्चों चारों का आधा आधा ले लो, 25,000, 5,000, 2,500 और 1,500, इन चारों को आप कर दोगे क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है? स्पोर्ट्स इनकम क्रेडिट, सन्ड्री इनकम क्रेडिट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्रेडिट। लैंड नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगा। एक सेकेंड, इसका डेप्रीसिएशन दिया हुआ है ना, डेप्रीशिएट करो फिक्स एसेट को, लैंड को छोड़कर 5%, क्योंकि आपको भी पता है जमीन की वैल्यू कम नहीं होती है, बढ़ती है। जमीन एक ऐसा एसेट है, अगर आप जमीन लेते हो तो उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो जमीन को छोड़कर बाकी सारे फिक्स एसेट को 5% से और स्पोर्ट्स मटेरियल को 10% से डेप्रीशिएट कर दो। तो इसका 10% यानी कि 500 डेबिट, इन दोनों का 5%, मतलब 2,000 डेबिट, 500 डेबिट। ठीक है बच्चों, डन। यस, तो ये डेप्रीशिएशन हो गया, लैंड का कुछ मत करना। स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर है, खर्चे है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं है, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर है। कोच वगैरह को सैलरी वैलरी दे रहे होगे, वो सब है ये। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड खर्चे हैं, डेबिट होगा। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट होगा, मैगजीन डेबिट होगा, ग्राउंड एक्सपेंसेस डेबिट होगा। डन है बच्चों? फटाफट से बताओ। तो ये आपका हो गया 20,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 17,000 प्लस 5,000 प्लस 500, 2,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 4,000। तो ये बच्चों 61,000 का सरप्लस आ रहा है। 61,000 का आपका सरप्लस यहाँ पर आ रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। होमवर्क बोलो बच्चों एक बार फटाफट से। क्या ये क्वेश्चन स्ट्रेट होमवर्क में जा रहा है? यस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, 14, 15 और 16, ठीक है? बट बेसिकली 15 और 16, 14 तो हो गया, आ गया ना सरप्लस, बैलेंस शीट बस बनाना है। 15, 16 बच्चों आपका होमवर्क होगा, ठीक है? अगर आप इसको होमवर्क में करके आओगे, ये आप श्योरिटी देते हो, तो हम आज की क्लास ओवर कर देंगे। नहीं तो हम ये दोनों क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे। बताओ क्या करना चाहते हो? होमवर्क करना चाहते हो या क्लास में ही करना चाहते हो? होमवर्क करना चाहते हो, ओके बच्चों, चलो ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।